सरजमीन हिंदुस्तान, तेरे उन जानिसारों, जांबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है। मैं अपने सामने आए कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। यहां मौत का क्षणिक डर जरूर है, लेकिन जब मैं गीता में भगवान श्री कृष्ण के वचन को याद करता हूं तो वह डर मिट जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आत्मा अमर है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि शरीर है या नष्ट हो गया है। पिताजी, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं अगर मर गया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं एक बहादुर सिपाही की मौत मरूंगा। मरते समय मुझे प्राण देने का कोई दुख नहीं होगा। ईश्वर आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। भारत का इतिहास उठाकर देखें तो हम पाएंगे कि इसके कई पन्ने युद्ध की गाथाओं से पटे पड़े हैं। यह युद्ध बताते हैं कि हमें न सिर्फ आज़ादी की लड़ाई के लिए बल्कि अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए भी कई बार मैदान जंग में उतरना पड़ा है। अक्टूबर 1947 में हुआ भारत पाक का पहला युद्ध एक ऐसा ही पन्ना है जिसे खोलते ही ढेर सारे जख्म खुद ब खुद हरे हो जाते हैं। तो आइए जरा नजदीक से इस पन्ने के अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेने के लिए आगे आए कबायली मुजफ्फराबाद से आगे बढ़े तो उन्हें रोकने के लिए ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने अपने साथियों के साथ मोर्चा संभालते हुए सबसे पहले उस पुल को ध्वस्त कर दिया जिससे उनको आगे बढ़ना था। हालांकि इस मुठभेड़ में जाबाज ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को दुश्मन की एक गोली ने जमीन पर गिरा दिया, लेकिन बावजूद इसके उनके हौसले आसमान पर थे। उन्होंने 3 दिन तक दुश्मन का कड़ा मुकाबला करते हुए कश्मीर पर रातों रात कब्जा करने की पाकिस्तान की मंशा पर पानी फेर दिया था। इस महान पराक्रम के लिए ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को शहादत के बाद सरकार ने महावीर चक्र से सम्मानित किया। राजेंद्र सिंह की शहादत के बाद कबायली आगे बढ़े तो बारामूला में कर्नल रंजीत राय के नेतृत्व में सिख बटालियन ने कबायली के रूप में पाकिस्तानी सेना को कड़ी चुनौती दी। सेना बहादुरी से लड़ी, लेकिन बारामूला और पट्टन शहरों को नहीं बचा पाई।
बारामूला में कर्नल राय शहीद हो गए। बाद में उन्हें महावीर चक्र से अलंकृत किया गया। उधर श्रीनगर की वायुसेना पट्टी की ओर तेजी से बढ़ रहे हमलावरों को 4 कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर सोमनाथ शर्मा के नेतृत्व में मात्र एक कंपनी ने रोका। इस कार्रवाई में मेजर शर्मा शहीद जरूर हो गए, लेकिन उन्होंने कबाइलियों को आगे नहीं बढ़ने दिया। आखिरकार भारतीय सेना नवंबर का महीना आते आते कबाइलियों को घाटी से खदेड़ने में कामयाब रही। मेजर शर्मा को इस युद्ध में उनके रण कौशल के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया। पाकिस्तान किसी भी हालात में जम्मू कश्मीर पर कब्जा चाहता था, इसलिए उसने अपनी सेना के साथ प्रत्यक्ष रूप से उरी, टिटवाल और कश्मीर के अन्य सेक्टरों में युद्ध के लिए पहुंच गए और हमला कर दिया। कारगिल में भी पाकिस्तानी सेना ने धावा बोल दिया। इस ऊंचाई पर कारगिल और जोजिला दर्रे पर हमारे सैनिकों और टैंकों ने कमाल दिखाया और दुश्मन को भागने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद लगभग भारतीय सेना जीत चुकी थी, बस कुछ काम बाकी था। लेकिन 30 दिसंबर 1947 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू संयुक्त राष्ट्र में इस मामले को ले गए, जिस पर खूब विचार विमर्श हुआ और 13 अगस्त 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव पारित कर दिया था। इसके बाद 1 जनवरी 1949 को आखिरकार युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। जानकारों का मानना है कि जब भारतीय सेना ने इस युद्ध के दौरान कबाइलियों के द्वारा जम्मू कश्मीर पर कब्जे किए गए लगभग 8,42,583 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को दोबारा से वापस ले लिया था, ऐसे में भारत सरकार को युद्ध विराम की जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए थी। भारतीय सेना अच्छी स्थिति में थी, उसमें इतनी क्षमता थी कि वे पाकिस्तान द्वारा कब्जा किए गए जम्मू कश्मीर के एक क्षेत्र पर वापसी कर सकती थी। लेकिन राजनीतिक जल्दबाजी के चलते भारत सरकार को केवल जम्मू कश्मीर के महज 60% भाग से संतोष करना पड़ा था और शेष भाग पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था, जिसे आज पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। इसके साथ कुछ कड़वी यादें भी जुड़ी हुई है। जानकारों की माने तो 14 महीने चले इस युद्ध में करीब 1500 भारतीय मारे गए और करीब 3500 घायल हो गए। वहीं करीब 6000 पाकिस्तानियों की युद्ध में जान गई और करीब 14000 घायल हो गए। इस युद्ध के बाद जम्मू कश्मीर का 2/3 हिस्सा भारत में ही रहा, जबकि 1/3 हिस्से पर आज भी पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। इस युद्ध को रोकने के लिए भले ही संयुक्त राष्ट्र ने युद्ध विराम का फरमान जारी करके अपनी भूमिका अदा की थी, लेकिन पाकिस्तान भारतीयों से मिली करारी हार को आज तक नहीं भुला पाया और यही कारण है कि वह रह रहकर हर मंच पर कश्मीर का राग अलापता रहता है। यही नहीं, वह अब तक अपने नापाक इरादों के साथ भारत से 4 बार 2-2 हाथ कर चुका है, जिसमें हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी है। सन 1965 देश अपनी पीड़ा से उबर ही रहा था कि पंडित नेहरू का देहांत हो गया। लाल बहादुर शास्त्री नए प्रधानमंत्री बने। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। दूसरी ओर पाकिस्तान को अमेरिका से बड़ी आर्थिक सहायता, आधुनिक पैटर्न टैंक, लड़ाकू विमान, तोपें और बहुत सा सैनिक सामान मिल रहा था और चीन से भी दोस्ती हो चली थी। ऐसे वातावरण में एक बार फिर पाकिस्तान ने जुर्रत की हमारी धरती की ओर आंख उठाकर देखने की। चाल फिर वही पुरानी। बड़ी तादाद में रजाकरों की भीड़ में सैनिक छुपकर कश्मीर में घुसपैठ करने लगे, लेकिन आवाम की मदद से हमारे सिपाहियों ने चुन चुन कर उनका सफाया कर दिया और एक हैरत अंगेज अभियान में घुसपैठ के मुख्य रास्ते हाजी पीर पास पर कब्जा कर लिया। और इधर पंजाब खेमकरण का इलाका पाकिस्तान ने अपने पैटर्न टैंकों के पूरे हुरूर के साथ टैंकों के एक पूरे डिवीजन और तोपों से हमला कर दिया। वहीं असल उत्तरगांव के पास अपनी कंपनी के साथ मोर्चा संभाले बैठे थे हवलदार अब्दुल हमीद। पाकिस्तानी टैंकों का एक पूरा रेजिमेंट और तोपें उनके मोर्चों पर टूट पड़ी। पूरी रात घमासान लड़ाई चली। अगले दिन दुश्मन उनके कुछ मोर्चों को भेद कर आगे निकलने लगा। हवलदार अब्दुल हमीद तुरंत आरसीएल गन लगी अपनी जीप के साथ एक तरफ गए और दुश्मन के टैंकों पर कूद पड़े। एक टैंक तो उन्होंने उड़ा दिया। दुश्मन संभलता इससे पहले उन्होंने दूसरा टैंक भी उड़ा दिया।
दुश्मन उन पर भारी गोलाबारी करने लगा। वो बुरी तरह से घायल हो गए, लेकिन वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे और अपनी आखिरी सांस तोड़ने से पहले उन्होंने दुश्मन का एक टैंक और तोड़ दिया दुश्मन के पैटर्न टैंकों का ग्रुप। हवलदार अब्दुल हमीद की इस बहादुरी से प्रोत्साहित होकर हिंदुस्तानी फौज ने वहां पाकिस्तान के 72 टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया और पाकिस्तानी मंसूबों को भी वहीं दफन कर दिया। और उधर जम्मू सांबा सीमा से सियालकोट के इलाके की ओर झपटे टैंक रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल आर्देशीर बुरजोरजी तारापुर। दुश्मन ने भारी तादाद में टैंकों और तोपों से घेर कर उन पर वार करना शुरू कर दिया, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर के टैंकों की हर चाल तीव्र थी और हर वार घातक। उनके आग उगलते टैंकों की दहाड़ से दुश्मन दहलने लगा, टूटने लगा। उनके टैंक जिस तरफ जाते भूचाल आ जाता। घायल होने के बावजूद वो लगातार 6 दिनों तक लड़ते रहे और एक एक करके फिलौरा, वजीर वली, जसरौन और बुतूर डोगरंडी पर कब्जा कर लिया। दुश्मन के 60 टैंक तबाह कर दिए, पर वो खुद शहीद हो गए। पाकिस्तान जब जंग रोकने के लिए त्राही त्राही करने लगा तो 23 सितंबर 1965 को युद्ध विराम हो गया। पाकिस्तान की बेवकूफी कारण बनी उनके अंदर आपसी कलह, भेदभाव और राजनीतिक मतभेद की। नतीजा पूर्वी पाकिस्तान में गृह युद्ध और आखिरकार 1971 की जंग। भाइयों, बहनों, साथियों और हम वतनों, हमारे सीमा पर जबरदस्त हमले चीनी फौजों ने किए। हिंदुस्तानी सैनिकों, सिक्किम चीन का है, इसलिए तुम लोग नाथुला छोड़ दो, वरना 1962 वाला हाल करेंगे। हम नाथुला नहीं छोड़ेंगे, because it's key to Sikkim. आपने इतने अंदर आकर गड्ढा खोदने की हिम्मत कैसे की? जैसे 1962 में की थी। 1962 ना है, 1967 है। समझा चीनी? बंद कर। आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। उनकी पूरी तैयारी नाथुला के लिए है। हमारी पलटन को भगवान ने शायद इसी काम के लिए यहाँ भेजा है। अगर यहाँ से बिना बदला लिए मैं चला गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और भाई गुरु दी सो, मेरी आत्मा मुझे धिक्कारेगी सो। This is a psychological warfare. आपने चेयरमैन माँ की पवित्र धरती पर घुसकर हमारे काम रोकने की कोशिश क्यों किया? क्योंकि ये तुम्हारी धरती नहीं है। हमने कोई गलती नहीं की। ये फेंस हमारी सीमा में। हम फेंसिंग नहीं लगाएंगे और तुम्हें नहीं लगाने देंगे। कोई काम नहीं रोकेगा। लेकिन आज तुम लोगों ने हमारी माँ की शादी पर कुल्हाड़ी मारी। गलती चीनियों ने की है। हमला होगा तो हमें ऐसा लगेगा कि आपको हो रहा है। ज्यादा हीरोगिरी न दिखाइए। आप ये मौत और मरने की बातें मत करो।
धन्यवाद है सर, हमारी पलटन इतिहास। जय हिंद, मैं मेजर गौरव आर्या। 16 दिसंबर विजय दिवस है, जब 1971 में हमने बांग्लादेश बनाया। 14 दिन के अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे। आज उसी विजय दिवस का हम जश्न मना रहे हैं। आइए सुनते हैं 1971 की बैटल ऑफ लोंगेवाला की कहानी। बॉर्डर फिल्म तो देखी होगी आपने। बॉर्डर फिल्म की असली कहानी क्या थी, कौन थे उस असली लड़ाई के हीरो, ये लड़ाई कब हुई थी, कहां हुई थी, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। राजस्थान में जैसलमेर का आपने नाम सुना ही होगा। जैसलमेर से अगर आप सीधा आगे चले जाइए बॉर्डर की तरफ, तो बॉर्डर के पास पड़ता है लोंगेवाला। लोंगेवाला पे पाकिस्तानियों ने अटैक करा। एक ब्रिगेड यानी कि लगभग 3000 लोग और 45 टैंक, साथ में उनके आर्टिलरी यानी गोलाबारी। हिंदुस्तानी तकरीबन 122-123, 23 पंजाब रेजिमेंट, अल्फा कंपनी, और अल्फा कंपनी के कमांडर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, जिनको इस ऐतिहासिक एक्शन के लिए महावीर चक्र मिला। पाकिस्तानियों ने लोंगेवाला पे अटैक करा, लेकिन पाकिस्तानियों ने 2-3 चीजें या तो समझी नहीं, और अगर समझी तो उस पर कार्रवाई गलत करी। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को ये ऑर्डर मिले कि अगर आप चाहें तो आप पीछे हट सकते हैं। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने अपने जवानों से बात करी। जवानों ने बोला, साहब सवाल ही नहीं उठता, 23 पंजाब आज तक पीछे नहीं हटी, आज क्या पीछे हटेगी, हम यहीं पर लड़ेंगे। ये जज्बा लेके और दिल में जय हिंद का नारा लेके अफरा तफरी में, क्योंकि टाइम बहुत कम था और पाकिस्तान का अटैक शुरू हो गया था, दूर से पता लग गया था कि पाकिस्तान के टैंक आ रहे हैं, इन्होंने एंटी टैंक माइन बिछाना शुरू करा। पाकिस्तान आया। पाकिस्तान की दूसरी गलती, पाकिस्तान को यह नहीं पता था कि हो सकता है कि जब वो हमला करें तो इंडिया जवाबी हमला इंडियन एयरफोर्स से भी कर सकता है। ये पाकिस्तान ने आंका नहीं था। जब पाकिस्तान ने अटैक करा और आगे अपने टैंक बढ़ाए, तो 23 पंजाब के कंपनी कमांडर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने पाकिस्तानी टैंकों को पास आने दिया। जब इनके ऊपर फायरिंग शुरू हुई तो 7 से लेकर 8 पाकिस्तानी टैंक बिल्कुल बर्बाद हो गए और फायरिंग कुछ वक्त के लिए रुकी। पाकिस्तानियों ने सोचा कि हिंदुस्तानी या तो डर गए या फिर लड़ने का मादा खत्म हो गया, लेकिन पाकिस्तानियों को सच्चाई नहीं पता थी। जब वो थोड़ा और आगे बढ़े तो उनको एक तार नजर आया। पाकिस्तानियों को ऐसा लगा कि उसके पीछे शायद बारूदी सुरंग लगी है। डर के मारे पूरी पाकिस्तानी रेजिमेंट उस तार के पीछे रुक गई। टैंक्स उन्होंने रोक दिए क्योंकि उनको डर था। उन्होंने अपने इंजीनियर्स को बुलाया और फिर इंजीनियर्स ने उनको सच बताया कि साहब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक तार लगा हुआ है और एक तार के डर के मारे आपने पूरी टैंक की रेजिमेंट पीछे रोक दी। रात और बीत चुकी थी। फिर से इंडियन आर्मी के 23 पंजाब ने उनके ऊपर हमला करा। काफी हद तक लड़ाई हुई, इन्फेंट्री की फायरिंग हुई और एंड में दोबारा लड़ाई शुरू हुई। और इस बार 23 पंजाब ने निशाना बनाया डीजल के बड़े बड़े ड्रम जो कि टैंक के ऊपर लगे हुए थे। जैसी आग लगी तो जो रात का वक्त था मानिए कि दिन बन चुका हो और सारी पाकिस्तानी फौज बिल्कुल सामने एक्सपोज हो गई। इस बहादुरी के एक्शन के लिए मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को महावीर चक्र मिला। ये थी कहानी बैटल ऑफ लोंगेवाला की। सन 1999 पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने बगैर किसी आभास के अपने सैनिकों को एलओसी पार कर भारत की सीमा के अंदर भेज दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल का प्लान सीधा और साफ था। सर्दियों की चरम पर प्रशिक्षित कमांडोज को जिहादी जामा उड़ाकर भारत की सरहद के पार भेजना, वहां पोस्ट और बंकर पर कब्जा करके कश्मीर और लद्दाख को जोड़ती कड़ी को तोड़ना। द्रास सेक्टर की मुश्को घाटी, मारपुला रिज लाइन, कारगिल के आसपास काकसर, बटालिक सेक्टर, चोर बाटला सेक्टर और सियाचिन के दक्षिण में तुर्तुक पर पाकिस्तानी फौज ने धोखे से अपना कब्जा जमा लिया था। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की अगुवाई में निकली पेट्रोलिंग पार्टी बड़े रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। कुछ दिनों के बाद उनका क्षत विक्षत शव पाकिस्तानी सेना ने हमें सौंपा। जिस निर्दयता से उन्हें मारा गया था प्रशिक्षित पाकिस्तानी फौजियों की ही कुचेष्टा थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पड़ोसी देशों के साथ सद्भावना में विश्वास रखते थे, पर पाकिस्तान के इस छुपकर हमला करने की साजिश से वो अत्यंत क्षुब्ध हो उठे। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। उन्होंने देश की तीनों सेनाओं को बगैर एक पल गवाए दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से देने का
आदेश सुनाया तो भारतीय सेना ने तुरंत एक्शन लेते हुए युद्ध का ऐलान कर दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वीपी मलिक के नेतृत्व में लड़ी गई कारगिल की जंग अपने आप में सैनिक रणनीति और साहस का एक उदाहरण है। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। थल सेना दुश्मन को खदेड़ रही थी, अब आसमान से आग बरसाने की पारी थी। वर्तमान वायुसेना प्रमुख विंग कमांडर बीएस धनोआ कारगिल युद्ध के दौरान फाइटर स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर थे। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, के नचिकेता और स्क्वाड्रन लीडर रघुनाथ नाम्बियार जैसे दिलेर फाइटर पायलट भी कारगिल के हवाई हमलों में नायक के तौर पर उभरे। नाम दिया गया ऑपरेशन सफेद सागर। इसी दौरान भारतीय नौसेना भी सक्रिय हो उठी। वाइस एडमिरल माधवेंद्र सिंह की अगुवाई में पूर्वी और पश्चिमी बेड़े एकत्रित हुए और तुरंत उत्तरी अरब सागर से कराची बंदरगाह की घेराबंदी कर दी गई। भारतीय नौसेना के इस मिशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। इतिहास बदलने जा रहा था। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और रुख मोड़ दिए तूफानों के, चट्टानों को धूल बनाया है। दुश्मन हमको ना भूलेगा, उसे ऐसा सबक सिखाया है। Colonel Joshi on the radio said, after the another bunker was captured, my company's success की नलवाज ये दिल मांगे मोर। चाहे आंधी चले तूफान उठे, बढ़ता ही रहे तू रुके नहीं। जब तक है फलक, जब तक है जमीन, मेरा दिल ये कहे कभी झुके नहीं। बस लहराए तिरंगा, अगर मुझे अपने खून को साबित करने से पहले मौत आ गई तो कसम से मैं मौत को ही मौत की नींद सुला दूंगा। कारगिल का ये युद्ध भले ही उच्च अधिकारियों की विस्तृत प्लानिंग और रणनीति के अनुसार लड़ा गया हो, लेकिन इसे जीतने वाले औसत 20 से 25 साल की उम्र के वो नौजवान सैनिक ही थे जो शेरों की तरह दुश्मन पे टूट पड़े। ये वो बेटे थे जिन्हें अपनी मां के आत्मसम्मान की चिंता अपनी जान से कहीं ज्यादा थी। पूरे विश्व पटल पर भारतीय विजय का डंका बजने लगा। आज हमारा भारत विश्व में एक नई शक्ति बन के उभर रहा है। कारगिल की ये विजय उस नए भारत की नींव का पत्थर है, क्योंकि इस युद्ध में बही खून की हर एक बूंद ने हमारे आज को सींचा है। वही खून प्रेरणा देता है, बढ़ो आगे, मत रुको, पूरी शक्ति सहित निर्भयता से हर असंभव पहाड़ इसी तरह जीत लो। सीने में जो भारत भूमि के प्रति प्रेम है वो पूर्ण प्रज्वलित हो। जब संपूर्ण विश्व के शीर्ष शिखर पर भारत का ध्वज फहराएगा, तब मेरे देशवासियों हर दिन विजय दिवस कहलाएगा। मां भारती के लिए बलिदान देने वालों की याद में निर्मित राष्ट्रीय समर स्मारक
उन्हें समर्पित है। देश के लिए जीवन लगा देने वाले, जिंदगी खपा देने वाले, जिए भी तो देश के लिए, मरे तो भी देश के लिए, जिए तो भी तिरंगे के लिए, मरे तो भी तिरंगा ओढ़ करके, ऐसे हर किसी को मैं आज नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आपसे आवाहन करता हूं। आइए मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 मातरम। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं, कितना नसीबों वाला था।